आप सभी का स्वागत है रवि जॉन फार्मिंग लीडर में। मैं रवि त्यागी, आपका होस्ट एंड दोस्त। मेरे सभी बुजुर्ग और किसान साथियों को मेरा राम राम। तो किसान साथियों, आज हम आए हैं भारत गर्ग जी के फार्म पर और वहाँ जानेंगे कि हम बड़े बागों में सब्जी की मल्टी क्रॉपिंग कैसे की जाए। तो चलिए देखते हैं और समझते हैं। भुला दे डर, कुछ अलग कर। किसान साथियों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को जरूर दबाएं। भारत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे रवि जॉन फार्मिंग लीडर में। आज हम आपकी बागवानी और ये जो सब्जी की क्रॉप आप कर रहे हो वो देखने के लिए आए। ज़रा सामने से जो किसान भाई देख रहे हैं, पहले तो उन्हें अपना परिचय दें और फिर उन्हें कुछ इस क्रॉपिंग के बारे में बताएं। सभी किसान भाइयों को राम राम। मैं भारत भूषण, ये हमारा गंगा नेचुरल फार्म है, जैसा इसके नाम से ही प्रतीत होता है कि यहाँ हम सुभाष पालेकर नेचुरल फार्मिंग विधि को अपनाकर यहाँ खेती कर रहे हैं। और सुभाष पालेकर जी का ये विज़न है कि यदि एक किसान को 1 एकड़ भूमि से प्रतिवर्ष 2 से 3 लाख रुपए की वार्षिक आय नहीं होती है तो वो खेती करने में कहीं ना कहीं भूल कर रहा है। उस पद्धति को अपनाकर ही हमने यहाँ कार्य को प्रारंभ किया और कार्य के प्रारंभ के स्वरूप जैसा आप देख सकते हैं जी कि हमने यहाँ बहुत छोटी छोटी क्यारियों को बनाकर यहाँ खेती का प्रारंभ किया। बाग के अंदर खेती किस प्रकार से हो सकती है, लोग कहते थे कि छेल में नहीं होती, तो आप देख सकते हैं हमने इधर यहाँ पालक लगाया है, पीछे लौकी की हमारी बेल है, इधर सलगम है, इधर हमने हाँ, जैसा कि हम आज तक सुनते आए हैं कि छेल में चीज़ नहीं होती, फसल नहीं होती। अब हम देख रहे हैं ऊपर जो है ये आप आम का पौधा है, उसके नीचे फिर जो है आपने ये सलगम लगाई हुई हैं जी। सलगम भी बहुत अच्छी हैं। दूसरा क्या देख रहे हैं कि आम के ऊपर आपकी तोरी की बेल लगी हुई है और सभी चीज़ें बड़ी अच्छी तरीके से चल रही हैं। तो भरत जी, जैसा कि आपने अभी कहा कि 1 एकड़ से 2 से 3 लाख की आमदनी ले सकता है आदमी अगर इस पद्धति से खेती करे, तो एक छोटे किसान को आप क्या बताना चाहेंगे कि वो कौन सा मॉडल अपनाए और किस तरीके से इस काम को आगे बढ़ाए? बहुत अच्छा प्रश्न आपका रवि जी। जी किसान को जो सुभाष पालेकर नेचुरल फार्मिंग कहती है वो ये कहती है कि उसको बाजार केंद्रित व्यवस्था के अधीन नहीं रहना है। अच्छा। उसको बाजार से ना तो खाद के रूप में कोई चीज़ खरीदनी है जी ना है बीज उसको लेके आना है, ना ही उसको कीट नियंत्रक या कीटनाशक के रूप में किसी प्रकार की दवाई लानी है। आज जैसा हम देखते हैं कि खेती करते समय एक बहुत बड़ी लागत बाजार में वापसी ही चली जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। हमें उससे बचना है। तो उससे बचने का क्या कारण है? हमारी इस पद्धति में सबसे प्रारंभिक अवस्था में देसी गाय का पालना आवश्यक है। जी यदि हमारे पास देसी गाय नहीं है तो हम इस खेती को करने के पात्र भी नहीं हैं। देसी गाय के गोबर से हम सबसे पहले घन जीवामृत का प्रारंभ करते हैं कि घन जीवामृत को बनाते हैं। उसके बाद दूसरे खाद्य के रूप में हम उसमें जीवामृत का प्रयोग करते हैं और कीटनाशक हम ना बोलकर कीट नियंत्रक बोलते हैं। जी फफूंदी नाशक के रूप में देसी गाय के मट्ठे से छाछ को तांबे के बर्तन में रख के या किसी और पात्र में रख के तांबा घेर के कस्या गया वो कस्या गया और वो फफूंदी नाशक के रूप में एक बहुत अच्छा प्रयोग होता है। उसके बाद में नीमास्त्र है, ब्रह्मास्त्र है, अग्नेयास्त्र है और सबसे ऊपर 10 पाणी अर्क होता है। जी आप देख सकते हैं कि 10 पाणी अर्क के प्रभाव के कारण से हमारी सारी जो एक खेती है बिल्कुल रोग रहित है। हाँ, इधर हम देख रहे हैं चुकंदर भी खड़ा हुआ है, उधर ये लहसुन है, पूरा बहुत ही अच्छा निकल चुका है। आपने इसकी नलाई भी करवा दी है बहुत ही बढ़िया तरीके से। और आगे हम देखेंगे ये मूली लगी हुई हैं। तो भारत जी, कहीं ना कहीं वो ताजगी, वो फ्रेगनेंस यहाँ अलग से दिखाई दे रही है कि कीटनाशक या किसी फर्टिलाइज़र का प्रयोग नहीं है। गाजर आपकी देखने लायक है। तो भारत जी, जैसा कि आपने बताया कि आप ये मल्टी क्रॉप कर रहे हैं और बिल्कुल गौ आधारित खेती है, तो आपने एक बात बोली कि अगर हम गाय नहीं रखते
तो हम इस खेती के करने के योग्य नहीं हैं। आज क्या है कि हमने गाय को छोड़ दिया है। गाय को हम अपनी गौ माता कहते हैं और हमने अपनी गौ माता को ऐसे ही खुला छोड़ दिया है। जब तक गौशालाएं रहेंगी, हम गाय को गौ माता कहने में भी हमें शर्म आनी चाहिए कि हमारी माँ एक दान, एक जो है लोगों की दिए हुए दान पे पल रही है, तो हम किस मुंह से उसे गौ माता कहें। अगर हम गौ माता मानते हैं तो हर किसान को कम से कम एक गाय अपने खूंटे पर रखनी चाहिए और गौ और गोबर और गौमूत्र पर आधारित खेती हमें करनी चाहिए और उसका लाभ उठाना चाहिए। तो आपने जो ये बाग में फसलें कर रखी हैं, तो इसमें और कौन कौन सी फसलें हैं? बिल्कुल, सबसे पहले तो जो आपने बात कही कि गाय खूंटे पे से किसान ने जो समाप्त कर दी और गौशाला भेज दी जी, तो वो गौशालाएं नाम दिया गया है, मैं तो उन्हें अनाथालय ही कहूँगा। बिल्कुल बिल्कुल कि हमने अपना पुत्रवत धर्म को ना अपना के और गाय को लावारिस स्थिति में छोड़ दिया। बिल्कुल बिल्कुल ये तो योगी जी की कृपा हुई कि वो कटने के कारण से बच गई हैं। हम्म। लेकिन जब से किसान ने गाय को अपने खूंटे से अलग किया है, उसकी भूमि ने भी उपज को देना समाप्त प्राय कर दिया है। जी, आज कार्बन का स्तर भूमि के अंदर जो 8-9% होना चाहिए वह पॉइंटों में रह गया है। जी। और कार्बन को बढ़ाने के लिए आप देखिए कि गाय के 1 ग्राम गोबर में 3 लाख करोड़ सूक्ष्म जीवाणु होता है, जिस संख्या को हमें कहने में भी आश्चर्य होता है। हाँ, बिल्कुल। इतना जीवाणु, सूक्ष्म जीवाणु हमारी धरती में होता है और वह जब हम घन जीवामृत के रूप में उसमें लगा देते तो जामन के रूप में काम करता है और भूमि के अंदर जो 16 के 16 पोषक तत्व होते हैं, जो सुप्त अवस्था में होते हैं या रॉ मटेरियल के रूप में होते हैं, उनको सबको वह आगे बढ़ाने में काम करता है। आप देख सकते हैं अभी हमने बेड के दोनों तरफ प्याज छोटी वाली लगाई थी जो आल के रूप में तैयार हो गई और साथ ही हमने इसमें बीच में बांक लेके पौधे भी बीज के रूप में रोपित कर दिए थे। जब वो सारी चीज़ें हमने रोपित कर दी तो अब ये हमारी मूली, ये हमारी प्याज इसमें से निकल आएगी। हाँ, प्याज को उखड़वा देंगे जी, और हमारा बांकला तैयार हो जाएगा। बहुत तो अच्छे। इसको हमने कहा सह फसली खेती। जी, ये अस्तित्व का सिद्धांत है कि हमने भूमि को खाली नहीं छोड़ना। भूमि को पोषक तत्व के रूप में हम जीवामृत, घन जीवामृत लगातार देते रहते हैं, कोई और खाद्य की आवश्यकता इसमें हमको नहीं पड़ती है, लेकिन हमको इसमें देसी गाय का पालन अवश्य हमारा होना चाहिए। तो गर्ग साहब, जैसा कि मैं देख रहा हूँ यहाँ बहुत सारी चीज़ें आपने लगा रखी हैं, तो इनके बारे में थोड़ा किसान भाइयों को बताएं कि आपने कितने प्रकार की चीज़ अपने यहाँ पे ये पैदा कर रखी हैं सह फसली खेती में। देखिए, घर के लिए जितनी भी सब्जियों की आवश्यकता इस समय पे होती है जी, वो लगभग सभी प्रकार की सब्जियां, साग और सब्जियां हमने अपने यहाँ लगाई हैं। जी, जैसा आप देख सकते हैं कि ये हमने सरसों की 2 क्यारियां बनाई हैं। जी, इसके साथ में, क्योंकि सरसों के साग के साथ में मेथी भी चाहिए, तो हमने मेथी को भी लगाया है। जी, और मेथी के उधर साथ पालक में भी है। पालक भी है, पालक आप देख सकते हैं जी। और डॉल पे हमने इस पे लाल वाली मूलियां लगाई हैं। अच्छा, लाल कलर की जो होती है। जो मुजफ्फरनगर की पहचान है लाल मूली, जी, उस लाल मूली को हम गढ़ मुक्तेश्वर के इस गंगा नेचुरल फार्म पर भी लेकर आए हैं जी, और इसका स्वाद भी बहुत अद्भुत होता है। तो मेरा सभी किसान भाइयों से निवेदन है कि वो विष मुक्त खेती करें और जहर मुक्त आहार स्वयं कम से कम अपने घर के लिए तो अवश्य बोएं, क्योंकि यदि हम स्वस्थ रहेंगे, निरोग रहेंगे, तो हमारा तन तो स्वस्थ रहेगा ही रहेगा, मन भी बहुत स्वस्थ रहेगा। तो भारत जी, आपने ये विष मुक्त खेती के बारे में ये सारी बातें बताई और समझाई। इन सभी बातों को बताने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, इस वीडियो में भारत जी ने जो सब्जियों की मल्टी क्रॉपिंग के बारे में बताया, अगर उनकी बातें आपको अच्छी लगी हों और मेरी कोशिश अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं रवि त्यागी, रवि ऑन फार्मिंग लीडर से।